हेलो फ्रेंड्स, सभी को राम राम नमस्कार। एनडी एजुकेशन क्लासेस में एक बार फिर से आपके बीच उपस्थित है राजस्थान जीके की क्लास लेकर। राजस्थान जीके में हम राजस्थान हिस्ट्री पिछले लेक्चर से शुरू कर चुके हैं और राजस्थान हिस्ट्री में हमने आधुनिक राजस्थान का इतिहास शुरू किया था। आधुनिक राजस्थान इतिहास में हम पहला टॉपिक पढ़ रहे थे पिछली क्लास में 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। 1857 की क्रांति हम पढ़ रहे थे। एक ऐसा स्वतंत्रता संग्राम जो एक सैनिक विद्रोह के रूप में शुरू हुआ, लेकिन अपने बढ़ने के साथ साथ इसने अपने अंदर यहाँ के आम नागरिक, समस्त भारत की आम जनता, यहाँ के किसान, व्यापारी वर्ग और इवन राजा महाराजा रजवाड़ों को भी अपने अंदर समेट लिया। इस प्रकार का ये एक स्वतंत्रता संघर्ष था। भारत की स्वतंत्रता के लिए किया गया प्रथम प्रयास हम इसे कह सकते हैं। इसके बारे में हम पिछले लेक्चर में पढ़ रहे थे। 1857 की क्रांति जिसे हम बोलते हैं, उसके बारे में पढ़ रहे थे। तो इसकी बेसिक बातें मैंने आपको शुरू में बताई कि 1857 की क्रांति से पहले की परिस्थितियां क्या थी। जैसे कि सबसे पहले मैंने आपको बताया कि सहायक संधि के बारे में बताया। आज भी उसकी चर्चा करेंगे थोड़ी सी, जब हम इसके कारण जानेंगे। सहायक संधि के बारे में मैंने आपको बताया, उससे पहले की परिस्थितियां बताई। आज हम इस क्रांति के कारणों से शुरुआत करते हैं कि 1857 की क्रांति आखिर हुई क्यों, ये किस प्रकार से घटित हुई, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले इसके कारणों को समझेंगे। तो आज हम शुरुआत करते हैं अपने लेक्चर की 1857 की क्रांति के कारण, कि इसके कारण क्या हुए। ये देखिए, क्रांति जो होती है वो कोई एक दिन में घटित होने वाली घटना नहीं है। क्रांति अर्थात किसी व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन हो जाना। क्रांति कोई ऐसे नहीं है कि कोई भी बस एक थोड़ा सा कोई परिवर्तन हो गया, उसे क्रांति नहीं बोलते। क्रांति का अर्थ होता है किसी व्यवस्था में बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाना, बिल्कुल जिसे हम बोलते हैं कि आमूलचूल परिवर्तन हो जाना, उसे क्रांति बोला जाता है। तो 1857 की क्रांति जो यहाँ हुई, इसमें भी इसी प्रकार की परिस्थिति है कि ये भी कोई एक दिन में होने वाली घटना नहीं है, या इसके पीछे की जो भूमिका है वो भी कोई एक दिन में निर्माण, उसका भी कोई एक दिन में तैयार नहीं हुई। ये भी बहुत धीमी गति से बढ़ता हुआ असंतोष, इसे हम बोल सकते हैं कि बहुत धीरे धीरे लोगों में असंतोष बढ़ रहा था अंग्रेजी शासन के प्रति, अंग्रेजी कंपनी के प्रति लोगों में धीरे धीरे असंतोष बढ़ रहा था, जो 1857 में एक ज्वाला के रूप में फूट गया। तो वो किस प्रकार से वो असंतोष बढ़ा, उसके पीछे क्या क्या बातें जिम्मेदार रही, उसको हम 1857 की क्रांति के कारणों में समाहित करेंगे। अब वैसे तो देखिए, ये टॉपिक पूरा का पूरा ही इंडियन हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, वहाँ पर इसकी पूरी डिटेल से चर्चा करते हैं, व्यापक स्तर पर चर्चा करते हैं इसके क्रांति के कारण, इसके परिणाम, इसका स्वरूप, इसके बारे में, इसकी असफलता के कारण क्या हुए, वो सारा इंडियन हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ज़्यादा डिटेल में पूरा डीप से पढ़ते हैं। लेकिन राजस्थान के संदर्भ में यदि हम बात कर रहे हैं तो जो घटनाएं राजस्थान में हुई वो तो हमें पढ़नी है। उसके अलावा इन सभी मुद्दों का भी, जो मैंने अभी आपको बताए कारण क्या हुए और अन्य सभी बातें जो यहाँ पर मैंने आपको बताई, उनका भी राजस्थान से किस प्रकार संबंध है, उसको भी हम यहाँ पर राजस्थान के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सारा का सारा इंडियन हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, यहाँ भी वो बातें मैं यूज़ करूँगा थोड़ी राजस्थान से कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, वैसे पूरा डीप में हम इंडियन हिस्ट्री में इसको पढ़ते हैं। तो क्रांति के कारणों की यदि हम बात करें तो इसको देखिए, आपने वैसे तो सभी ने स्कूल टाइम से ये टॉपिक पढ़ते हुए आए हैं, आप यहीं इधर को सभी ने कुछ सुना भी होगा इसके बारे में कि क्रांति किस प्रकार से हुई, इसका क्या कारण बना। तो एक जो बहुचर्चित इसका कारण है, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध इसका कारण है कि जो कारतूस, गाय की चर्बी वाले जो कारतूस प्रयोग में लिए गए थे, वो एक इसका सबसे ज़्यादा चर्चित कारण है। लेकिन वो जो है वो तो बस एक तात्कालिक कारण के रूप में हम उसको पढ़ते हैं। मतलब कि कारण तो बहुत सारे हुए शुरू से लगा करके, लगभग 1757 में इन्होंने अपनी राजनीतिक गतिविधियां प्रारंभ कर दी थी, तब से लगा करके 100 सालों तक 1757 से 1857 के 100 सालों के पीरियड में बहुत सारे ऐसे कारण हुए। अंग्रेज़ों की बहुत सारी ऐसी नीतियां हुई जो खुद जिम्मेदार थी क्रांति के लिए, लेकिन उन सभी कारणों को फोड़ने का काम किया वो कारतूस वाली घटना ने, वो उसका एक तात्कालिक कारण बना। तो इसके कारणों को हम पूरा थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, जिससे आपको बड़े एग्जाम्स में भी यहाँ से मदद मिले। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि राजनीतिक स्तर पर क्या कारण रहा, जिसको हम बोलते हैं राजनीतिक कारण। अर्थात राजनीति के स्तर पर, राजा महाराजाओं के स्तर पर क्या कारण रहे क्रांति के। देखिए, राजनीतिक कारण में यदि हम बात करें तो जो अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति थी, अंग्रेज भारत में व्यापार करने आए थे, व्यापारी वर्ग था,
लेकिन धीरे धीरे इन्होंने राजनीति में भी अपना प्रसार कर लिया, अपनी शक्ति का विस्तार करने लगे, अपना साम्राज्य विस्तार करने लगे अपनी महत्वाकांक्षी आदतों के कारण। तो अंग्रेज़ों की जो विस्तारवादी नीति थी वो एक प्रकार से क्रांति का कारण बनी। कैसे कि अंग्रेज़ों ने, देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि 1803-4 में सबसे पहले वेलेज़ली के द्वारा सहायक संधियाँ शुरू की गई। कल मैंने आपको बताया वेलेज़ली के द्वारा सहायक संधियाँ शुरू की गई 1803-4 में। राजस्थान में हम बात करें तो 1817-18 में व्यापक स्तर पर और ज़्यादा संधियाँ हुई। तो ये सब क्या है, संधियाँ होने का मतलब क्या है कि अंग्रेज अपने क्षेत्र का विस्तार कर रहे हैं, अपनी राजनीतिक शक्ति को बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब ये है। तो अंग्रेजों द्वारा अपनी राजनीतिक शक्ति को बढ़ाना ही क्या हुआ, क्रांति का एक राजनीतिक कारण बना। कैसे कि सबसे पहले जो अंग्रेज थे व्यापार करने आए, उसके बाद धीरे धीरे ये एक क्षेत्र तक विस्तृत होने लगे, जो बम्बई, मद्रास, बंगाल, ये सारा क्षेत्र था जिसे हम अंग्रेज़ भारत बोलते हैं, वहाँ तक इनकी शक्ति सीमित थी। लेकिन 19वीं शताब्दी की शुरुआत में अंग्रेज़ों ने क्या किया कि देशी राज्यों में भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। ये जो यहाँ के जो राजा महाराजा रजवाड़े थे, देशी राज्य थे, वहाँ पर भी इन्होंने अपना अधिकार जमाने का प्रयास करना शुरू किया, ये सोचते कि इन रियासतों को भी हम अपने हिस्से में ले लें। तो उसी क्रम में इन्होंने संधियाँ की, और इन संधियों में जो इनके गवर्नर जनरल आए बाद में, डलहौजी ने तो सारी मतलब हदें ही पार कर दी। इन्होंने क्या किया कि गोद निषेध प्रथा लगा दी। गोद निषेध प्रथा लगा करके और राज्यों को हड़पना शुरू कर दिया, जिसे बोला गया राज्य हड़प नीति। गोद निषेध प्रथा अर्थात देखिए हमारे भारतीय समाज में क्या होता है, वहाँ पर क्या परंपरा थी कि यदि हमारे होता है कि किसी के जैसे कोई संतान ना हो तो वो अपने किसी भाई बंधु नज़दीकी रिश्तेदार से संतान को गोद ले लेते हैं। ऐसा ही उस समय होता था, किसी राजा महाराजा के यदि संतान ना हो तो वो भी किसी से संतान गोद ले लेते थे। लेकिन डलहौजी ने क्या नियम बना दिया कि यदि कोई राजा निसंतान ही मर जाता है, उसके कोई संतान नहीं है, तो उसका कोई उत्तराधिकारी आप गोद लेकर के नहीं बना सकते। अर्थात अब वो राज्य अंग्रेजों का हो गया। डलहौजी ने ऐसा नियम बना दिया कि यदि कोई राजा निसंतान मर जाता है तो उसका राज्य अंग्रेजों का हो जाएगा, आप गोद लेकर के अपना उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं कर सकते। ऐसा नियम डलहौजी ने बना दिया, जिसे बोला गया गोद निषेध प्रथा, या व्यपगत का सिद्धांत भी इसे बोलते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसके माध्यम से राज्य हड़प नीति इन्होंने बनाई। राज्य हड़प मतलब गोद निषेध प्रथा लगा करके और राज्यों को हड़पना शुरू कर दिया। कुछ एक राज्यों को भी हड़पा, उनका भी मैं आपको नाम बताता हूँ। जैसे सबसे पहले गोद निषेध प्रथा के द्वारा सतारा को हड़पा गया 1848 में। उसके बाद जैतपुर, संभलपुर, ये सभी इंडियन हिस्ट्री में पढ़ते हैं हम। यहाँ पर बस मैं आपको लिंक करने के लिए बता रहा हूँ, इन दोनों को 1849 में हड़पा, जैतपुर और संभलपुर को। देखिए यहाँ तक तो सहायक संधियाँ तो चलिए ठीक है, इसमें दोनों पक्षों से कुछ कुछ बातें हो रही है, संधियाँ हो रही है, लेकिन ये तो आप बिल्कुल ही जैसे किसी को हड़प ही रहे हो, इसीलिए इसको हड़प शब्द यूज़ किया गया, राज्य हड़प नीति। जैतपुर, संभलपुर 1849। उसके बाद उदयपुर, ये उदयपुर राजस्थान वाला नहीं है, 1852 में इसको भी हड़प लिया गया, छत्तीसगढ़ का है ये वर्तमान। इसके अलावा बघाट एक क्षेत्र था, 1850 में इसको हड़प लिया। झांसी को भी हड़प लिया, झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई हम पढ़ते हैं, उन्होंने विद्रोह किया। इसी कारण से रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह किया क्योंकि उनके राज्य को हड़प लिया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा, डलहौजी के द्वारा 1853 में। नागपुर को भी हड़पा गया 1854 में। और एक अवध के साथ तो बिल्कुल ही इन्होंने जैसे बहुत ही हद कर दी कि अवध जो था वहाँ के नवाब को कुशासन का आरोप लगा करके, झूठा आरोप लगा दिया कि आपके यहाँ तो कुशासन हो गया है और हम आपके राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में शामिल कर रहे हैं। वहाँ पर इनका जो गोद निषेध प्रथा वाला सिस्टम नहीं चला, तो अवध में क्या किया, कुशासन का आरोप लगा दिया। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि अवध को कुशासन के आरोप में 1856 में अंग्रेज़ों ने अपनी शक्ति में मिला लिया, अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो इस प्रकार से कुछ कुछ रियासतों को, कुछ कुछ राज्यों को इन्होंने हड़पा। तो ये एक अंग्रेज़ों के प्रति विरोध का एक बड़ा कारण बना, जिसे हम राजनीतिक कारण में पढ़ते हैं। अब ये तो मैंने भारत के संदर्भ में बात की, राजस्थान के संदर्भ में क्या हुआ। देखिए राजस्थान के संदर्भ में डायरेक्ट जो ये गोद निषेध नीति है या जो राज्य हड़प नीति है, इसके हिसाब से तो किसी भी क्षेत्र को नहीं हड़पा गया, ऐसा कोई विशेष उल्लेख नहीं मिलता। लेकिन हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि 1817-18 में सहायक संधियाँ हुई थी, और इन सहायक संधियों की एक शर्त मैंने आपको बताई थी कि जो अंग्रेज है वो राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो जिन राज्यों के साथ संधि कर रही है
उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। बाहरी मामलों पर तो कंपनी का अधिकार होगा कि आप किस राज्य के साथ संबंध रख रहे हैं, किस प्रकार के संबंध रख रहे हैं, ये सारा का सारा कंपनी के अधीन था। लेकिन आंतरिक मामलों में आप क्या डील करेंगे, किस प्रकार से डील करेंगे, उस पर कंपनी का कोई अधिकार नहीं था। ऐसी संधि की शर्त थी, संधि का प्रावधान था। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, इस शर्त को तोड़ दिया। मैंने आपको बताया था कि अंग्रेजों ने संधि के प्रावधानों के तहत रियासतों में पॉलिटिकल एजेंट की नियुक्ति की थी। तो बस रियासतों में अंग्रेज़ों का व्यक्ति शामिल हो गया, अंग्रेज़ों का पदाधिकारी रियासतों में बैठा है, जिसे हम पॉलिटिकल एजेंट बोल रहे हैं, तो वो वहाँ के प्रशासन में कैसे अपना हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो बस इस पॉलिटिकल एजेंट के माध्यम से अंग्रेज़ों ने रियासतों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, और इतना हस्तक्षेप किया कि जैसे मतलब राजा महाराजाओं की जो स्थिति है, जो राजनीतिक स्थिति है, वो कमज़ोर होने लगी। जब आपके राज्य में कोई दूसरा व्यक्ति आपके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगे, अर्थात आपके अंदर किस प्रकार से कानून व्यवस्था होगी, किस प्रकार से कर लगाए जाएंगे, ये सभी आंतरिक मामले होते हैं। पुलिस प्रशासन किस प्रकार का होगा, न्याय व्यवस्था किस प्रकार की होगी, ये जो सारी चीज़ें होती है, ये आंतरिक मामले होते हैं। जब इन पर आपके अलावा कोई और दूसरा व्यक्ति अधिकार लगाने लगे, तो ये आपकी राजनीतिक स्थिति को कमज़ोर करने का संकेत है। तो बस ऐसा ही अंग्रेज़ों ने किया, पॉलिटिकल एजेंट्स के माध्यम से राजाओं की राजनीतिक स्थिति को कमज़ोर कर दिया, देशी राजाओं की, जिन्होंने संधियां कर रखी थी। तो ये अंग्रेज़ों के विरुद्ध एक विरोध का कारण बना, राजनीतिक कारण जिसे हम बोल रहे हैं। आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया संधियों की शर्तों का उल्लंघन करके, ये हुआ राजनीतिक कारण। अब नेक्स्ट हम देखते हैं विशेष राजस्थान के संदर्भ में सामंती कारण, या इसे प्रशासनिक कारण भी बोल सकते हैं। देखिए इसमें क्या चीज़ थी, ये मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में भी, कि जैसे अंग्रेज़ों के साथ संधियां हो गई, संधियां होने के बाद क्या हुआ, बाहरी राज्यों पर आक्रमण होने बंद हो गए। क्यों? क्योंकि राजा महाराजा पहले क्या कर रहे थे, किसी भी एक दूसरी रियासत पर आक्रमण कर रहे थे। संधियां होने के बाद इनके आक्रमण बंद हो गए, क्योंकि संधि का प्रावधान ये था कि आप किसी राज्य के दूसरे राज्य के साथ तो कोई संबंध रख ही नहीं सकते। जो भी संबंध रखोगे वो आप अंग्रेज़ों से पूछ करके ही रखोगे। तो एक दूसरी रियासत पर आक्रमण होना बंद हो गया। तो जो आक्रमण के समय जो सामंतों की राजाओं को ज़रूरत पड़ती थी, सामंती सहायता, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, जो सामंतों की राजा महाराजाओं को उनकी सैनिक सहायता की ज़रूरत पड़ती थी, वो बंद हो गई। तो सामंतों का महत्व कम हो गया। तो सामंतों को समझ में आ गया कि हमारी इस मतलब उनकी इस कमज़ोर स्थिति के जो कारण है इस कमज़ोर स्थिति का, वो कौन है, अंग्रेज ही है। ये सामंतों को समझ में आ गया था। तो सामंतों में भी अंग्रेज़ों के प्रति विरोध बढ़ गया, क्योंकि सामंतों और शासकों के बीच एक दरार उत्पन्न हो गई। जो शासक थे वो पहले सामंतों की सहायता लेते थे किसी पर आक्रमण करने के समय या अपनी रक्षा के समय। अब वो रक्षा और आक्रमण की सारी जिम्मेदारी अंग्रेज़ों ने ले ली, तो सामंतों का महत्व कम होने लगा। इस कारण सामंतों और शासकों के बीच दूरियां बढ़ गई। अंग्रेज़ों ने भी इसका और ज़्यादा फ़ायदा उठाया। उन्होंने सामंतों और शासकों के बीच बढ़ती हुई दूरी का फ़ायदा उठा करके प्रशासन को और ज़्यादा कमज़ोर कर दिया। तो क्या हुआ, सामंतों में भी अंग्रेज़ों के प्रति विरोध बढ़ गया। ये हुआ इसका एक सामंती कारण विशेष राजस्थान के संदर्भ में। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्थिक कारण। भाई आर्थिक रूप से क्या चीज़ें अंग्रेज़ों ने ऐसी की कि भारतीयों को क्रांति करने पर मजबूर होना पड़ा। एक तो अंग्रेज़ों की आर्थिक नीतियां ही इस प्रकार की थी जिसमें भारतीयों का शोषण होना तय था। अंग्रेज़ों ने भारतीयों का बहुत ज़्यादा आर्थिक शोषण किया। क्या किया, यहाँ पर इन्होंने भारतीयों के उद्योग धंधे नष्ट कर दिए, भारतीय उद्योग धंधों को नष्ट कर दिया। किस प्रकार से, मतलब भारत में जो चीज़ बन रही है ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं रही। भारत में जो चीज़ बन के बाज़ार में आ रही है उसकी कोई वैल्यू नहीं रही। मेड इन इंडिया की कोई वैल्यू नहीं रही। जो विदेश से आ रहा है, ब्रिटेन से जो आ रहा है, उसकी ज़्यादा वैल्यू हो गई। तो जो भारत के उद्योग धंधे थे वो सारे नष्ट हो गए। इन्होंने क्या किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1813 में एक तरफा मुक्त व्यापार की नीति अपनाई। एक तरफा मुक्त व्यापार, ये क्या होता है? 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक तरफा मुक्त व्यापार की नीति अपनाई। देखिए ये क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। एक तरफा मुक्त व्यापार से तात्पर्य ये है कि जैसे इंडिया में कोई ब्रिटिश व्यापारी है, भारत में कोई ब्रिटिश व्यापारी है, यदि वो ब्रिटेन से कोई वस्तु मंगवाता है भारत में, ब्रिटेन से वहाँ की बनी हुई कोई सामान, कोई वस्तु भारत में मंगवाता है, तो उस पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा। ऐसा इन्होंने नियम बना दिया कि भारत में स्थित कोई ब्रिटिश व्यापारी
यदि ब्रिटेन से कोई वस्तु मंगवाता है तो उस पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा। और यदि भारतीय कोई व्यापारी ब्रिटेन में कोई वस्तु भेजता है तो उस पर टैक्स लगेगा। समझ गए कि यदि यहाँ पर भारत में कोई आयात कर रहा है चीज़ को, किसी सामान को, तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। ब्रिटेन से आने वाली चीज़ों पर कोई टैक्स नहीं रहा, और यदि भारत से कोई चीज़ें हम बाहर भेज रहे हैं तो उस पर टैक्स लग रहा है। इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ, इसका प्रभाव ये पड़ा कि ब्रिटेन से आने वाली चीज़ें सस्ती हो गई, और भारत से जो चीज़ें बाहर जा कर के बिकेंगी या भारत में भी जो चीज़ें बिकेंगी वो उन वस्तुओं की तुलना में थोड़ी महंगी होगी, क्योंकि उन पर टैक्स लग रहा है। आजकल भी यही होता है, इसी प्रकार की नीतियाँ देखने को मिलती है समय के अनुसार। ऐसा तो खैर नहीं होता, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ एक तरफा मुक्त व्यापार की नीति जो 1813 में अंग्रेजों ने अपनाई, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनाई, कि यदि आप ब्रिटेन से सामान मंगा करके भारत के बाजार में बेच रहे हो तो उस पर कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लगेगा, अर्थात वो सामान सस्ता बिकेगा। और यदि भारतीय कोई सामान है तो उस पर टैक्स लगेगा, अर्थात वो सामान महंगा बिकेगा। तो महंगे सामान को अब कौन खरीदेगा? सारे लोग सस्ते सामान को खरीदेंगे, जैसा कि चाइनीज़ कंपनियों के सामान को खरीदते हैं। वैसा ही यहाँ हुआ, सस्ता सामान खरीदने के चक्कर में भारतीय उद्योग धंधे नष्ट होने लगे, जो कि आर्थिक कारण बना 1857 की क्रांति का। भारतीय उद्योग धंधे जब नष्ट हो जाएंगे तो यहाँ के जो आम जन थे, जो व्यापारी वर्ग था, वो अंग्रेज़ों से रुष्ट हो गया, अंग्रेज़ों से नाराज़ हो गया, अंग्रेज़ विरोधी भावना उनमें बढ़ने लगी। ये हुआ आर्थिक कारण एक। दूसरा, किसानों के साथ भी इन्होंने बुरा मतलब बदहाल कर दिया किसानों की स्थिति को भी। किसानों की स्थिति को क्या किया कि इन्होंने नकदी फसलों को ज़्यादा प्रचलन में ला दिया। नकदी फसलें या व्यावसायिक फसलें, इसमें हम एक सुनते हैं जैसे नील की खेती। नील की खेती करवाते थे अंग्रेज़, नील की खेती को बढ़ावा दिया गया यहाँ पर। नील की खेती को बढ़ावा देने से, नील जो होता है वो सफ़ेद कपड़ों में लगाने वाला, उसकी खेती को बढ़ावा दिया गया, उसकी खेती होती थी। तो इन्होंने क्या किया कि नील की खेती को बढ़ावा देने से एक तो दुष्प्रभाव ये होगा कि जो भूमि है वो भी, एक तो उसकी उर्वरक क्षमता धीरे धीरे कम होने लगेगी, दूसरा खाद्यान्न में कमी होने लगी। व्यावसायिक फसलों का यदि आप ज़्यादा उत्पादन कर रहे हो तो खाद्यान्न कम हो जाएगा, ऊपर से समय समय पर अकाल पड़ते थे उस समय। तो मतलब किसानों की स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय हो गई थी। तो किसानों में भी अंग्रेज़ विरोधी भावना बढ़ने लगी, ठीक है। और नील के संबंध में तो ये भी हुआ कि पहले तो इन्होंने बहुत ज़्यादा नील की खेती करवाई किसानों से। उसके बाद जब ब्रिटेन में, यूरोप में कृत्रिम रंगों का आविष्कार हो गया, आर्टिफिशियल कलर बनने लगे मशीनों के द्वारा औद्योगिकरण के समय, तो फिर ये नील की खेती का भी कोई महत्व नहीं रहा। तो मतलब डबल इन पर दोहरी मार पड़ गई किसानों पर। तो किसानों की स्थिति भी बहुत दयनीय हो गई। इस कारण किसानों में भी अंग्रेज विरोधी भावना, ब्रिटिश विरोधी भावना, कंपनी विरोधी भावना विद्यमान हो गई। ये हुए आर्थिक कारण, मतलब भारत को आर्थिक तौर पर बहुत ज़्यादा निर्धन इन्होंने बना दिया था। इसके बाद हम बात करें तो जैसे सामाजिक धार्मिक कारण, इनके कीवर्ड्स लिख करके आप खुद नोट्स बनाते जाना जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ। सामाजिक धार्मिक कारण क्या हुए? देखिए, अंग्रेज जो थे वो एक तो काले गोरे का भेद करते थे, अपने आप को श्रेष्ठ और भारतीयों को हीन समझते थे। उनका मानना था कि हम आप पर एक ईश्वरीय वरदान के रूप में आए हैं यहाँ पर, जिसे वाइट मैन बर्डन बोला जाता है। अंग्रेज़ों का ऐसा मानना था कि हमें ईश्वर ने आप पर शासन करने के लिए ईश्वर ने भेजा है, गॉड ने भेजा है कि जाओ और भारतीयों को सभ्यता सिखाओ, सभ्य रहना सिखाओ, ऐसा ये मानते थे। तो भारतीयों के साथ एक तो भेदभाव बहुत ज़्यादा करते थे, भारतीयों को हीन दृष्टि से देखते थे। तो इतना ज़्यादा इन्होंने इस प्रकार का व्यवहार किया यहाँ पर आकर के, तो भारतीयों को समझ में आने लगा कि अंग्रेज़ कभी भी उनके हितैषी नहीं हो सकते। भारतीयों में भी अंग्रेज़ों के प्रति उपेक्षा की भावना आने लगी, इस प्रकार का माहौल बन गया। तो ये सामाजिक कारण बना। अंग्रेज़ों ने बहुत ज़्यादा भेदभाव किया भारतीयों के साथ, उनको हीन दृष्टि से देखा। दूसरा, क्या किया जाता भारतीयों के साथ भेदभाव में? देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि जो नौकरियाँ थी, राजकीय सेवाएं थी, राजकीय सेवाओं में मतलब योग्यता को आधार ना मानकर धर्म को आधार बना दिया गया। ये धार्मिक कारण बना कि योग्यता को आधार ना बना करके धर्म को आधार बना दिया। यदि कोई व्यक्ति ईसाई धर्म को स्वीकार कर लेता, यदि कोई भारतीय ईसाई धर्म को स्वीकार कर लेगा तो उसे नौकरी में प्रमोशन मिल जाएगा, और यदि कोई भारतीय धर्म के अनुसार चल रहा है तो उसका फिर अपमान किया जाता, उसको फिर डिमोशन किया जाता। ये ऐसी नीतियाँ, ऐसे कार्य अंग्रेज कर रहे थे। उसके अलावा जो राजकीय संस्थाएं थी, जैसे स्कूल, अस्पताल, यहाँ तक कि सेना भी, और भी कोई भी सरकारी दफ्तर जो था, राजकीय दफ्तर जो था,
ये सारे के सारे ईसाई धर्म का प्रचार करने के केंद्र बन गए थे एक प्रकार से। ईसाई धर्म का इतना ज़्यादा इन्होंने प्रचार किया कि भारतीयों को लगा कि ये हमारा धर्म समाप्त करके ईसाई धर्म को हमारे ऊपर थोपना चाहते हैं। इतना ज़्यादा इन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया, तो भारतीयों में अंग्रेज़ों के प्रति विरोधी भावना बढ़ गई कि ये हमारे धर्म को भी नष्ट करना चाहते हैं। इस प्रकार का भी अंग्रेज़ों के बारे में प्रतिक्रिया उत्पन्न हो गई भारतीयों में। दूसरा, यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि समाज में जो भेदभाव करते थे, ये जैसे हमने देखा होगा कि रेलवे में एक तो भारतीयों को प्रथम श्रेणी का टिकट नहीं लेने देते थे, फर्स्ट क्लास जो डिब्बे होते हैं उनमें सफ़र नहीं करने देते थे। दूसरा, जो अंग्रेज़ों द्वारा संचालित कोई क्लब या होटल वगैरह होते थे, वहाँ पर भी फिल्मों में हमने देखा होगा कि ऐसा लिखा होता था कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, इस प्रकार की बातें लिखी होती थी अंग्रेज़ों के जो क्लब या होटल वगैरह होते थे। तो मतलब भारतीयों के साथ एक प्रकार का बहुत ज़्यादा भेदभाव ये लोग करते थे। रेलवे में भी भेदभाव किया जाता था, महात्मा गांधी के साथ भी हुआ था। तो कुल मिलाकर बात यह है कि सामाजिक और धार्मिक तौर पर अंग्रेज़ों ने भारतीयों को खुद उकसा दिया कि आप हमारे प्रति उपेक्षा रखो, ऐसा इन्होंने माहौल क्रिएट कर दिया खुद ही। इसके अलावा इन्होंने कुछ, मैं आपको बताता हूँ, समाज सुधार भी किए। कुछ अंग्रेज़ों ने कुछ समाज सुधार की दिशा में भी कुछ प्रयास किए। अब इनकी नज़र में, तो अंग्रेज़ों की नज़र में और वर्तमान समय के हिसाब से देखें तो ये वास्तव में समाज सुधार ही थे। अंग्रेज़ों ने क्या किया, एक तो सती प्रथा को रोका। भाई यहाँ पर हमारे पति के मरने पर उनकी पत्नी उनके साथ सती हो जाती थी, सती प्रथा को भी रोका। सती प्रथा निरोधक अधिनियम बनाया अंग्रेज़ों ने। उसके अलावा इन्होंने जैसे कन्यावध को भी रोकने का प्रयास किया। विशेष राजस्थान के संदर्भ में देखें तो त्याग प्रथा, डाकन प्रथा, इस प्रकार की बहुत सारी कुप्रथाएं तत्कालीन भारतीय समाज में मौजूद थी, जिसे अंग्रेज़ों ने दूर करने का प्रयास किया। लेकिन भारतीय रूढ़िवादी समाज ने इसे अपने सामाजिक मामलों में हस्तक्षेप माना। भारतीयों को ये चीज़ गवारा नहीं हुई। भारतीयों को लगा कि आप हमारे सामाजिक मामलों में क्यों हस्तक्षेप कर रहे हो। हालांकि उनकी नज़र में ये सब कुछ ठीक था। उन्होंने जैसे विधवा पुनर्विवाह अधिनियम भी बनाया कि विधवा का भी दोबारा से आप विवाह कर सकते हो। सती प्रथा को भी रोका। तो ये अच्छे प्रयास थे समाज सुधार की दिशा में। लेकिन तत्कालीन जो रूढ़िवादी भारतीय समाज था उसने इसको स्वीकार नहीं किया। उनको लगा कि ये हमारे समाज में हस्तक्षेप कर रहे हैं, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो ये उनको लगा कि ये हमारे धर्म को, हिंदू मुस्लिम धर्म को ये नष्ट करना चाह रहे हैं, ऐसा भारतीयों को लगा। तो इस प्रकार से भारतीय समाज में भी, उसके मूल में भी अंग्रेज़ों के प्रति विरोधी भावना का एक प्रकार से भंडार हो गया। उनमें भी अंग्रेज़ों के प्रति विरोधी भावना बढ़ गई। तो ये हमने देखा इसका सामाजिक और धार्मिक कारण। नेक्स्ट हम देखते हैं सैनिक कारण। कि सैनिकों से संबंधित, वैसा ये विद्रोह मूल रूप से सैनिक विद्रोह था। इसकी शुरुआत सैनिकों के द्वारा ही हुई थी। छावनियों में ही सबसे ज़्यादा विद्रोह हुए, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ये आगे आगे बढ़ा तो इसमें सभी लोग शामिल हो गए। आमजन भी शामिल हो गए, किसान, व्यापारी वर्ग, राजा रजवाड़ा, सभी इसमें शामिल हो गए थे। सभी को इसने अपनी चपेट में ले लिया था। तो सैनिक कारण, सैनिकों के संबंध में क्या क्या कारण हुए। देखिए, एक तो सैनिकों के साथ भी बहुत भेदभाव किया जाता। एक ही कंपनी में समान पद पर, एक ही बटालियन में, एक ही छावनी में समान योग्यता वाला समान पद पर यदि कोई अंग्रेज अधिकारी है, अंग्रेज सैनिक है, तो उसे तो ज़्यादा तनख्वाह मिलती, और कोई भारतीय सैनिक है तो उसे जो वेतन है, जो तनख्वाह है, वो कम मिलता। मतलब कि भारतीयों के साथ सेना में भेदभाव किया जाता था, भारतीय सैनिकों के साथ। तो धीरे धीरे इस भेदभाव के कारण क्या हुआ कि भारतीय सैनिकों में भी अंग्रेज़ों के प्रति विरोधी भावना का विस्तार होने लगा। इनमें भी विरोधी भावना अंग्रेज़ों के प्रति भरने लगी, सैनिकों में भी। दूसरा एक बड़ा काम ये हुआ कि अंग्रेज़ों ने भारतीय सैनिकों का विदेश जाना अनिवार्य कर दिया। उस समय अंग्रेज़ों के इधर उधर कहीं ना कहीं जो युद्ध चलते रहते थे, उस युद्ध के समय, उस युद्ध के लिए भारतीय सैनिकों का विदेश यात्रा पर जाना, अर्थात दूसरी जगह जाकर के युद्ध करना अनिवार्य कर दिया अंग्रेज़ों ने। अब इसका प्रभाव क्या पड़ा कि उस समय ऐसी परंपरा थी, ऐसा विचार था यहाँ का, भारत का, कि इनको विदेश में जाना अपना धर्म भ्रष्ट लगता था। कि हम यदि विदेश में जा रहे हैं तो इनको समाज से निष्कासित कर दिया जाता, इनका धर्म भ्रष्ट हो जाता, इनको जाति समाज से निष्कासित होना पड़ता। ऐसा हुआ भी कुछ लोगों के साथ।
जब इन्होंने भारतीय सैनिकों का विदेश यात्रा पर जाना अनिवार्य कर दिया, जबरन इनको युद्ध के लिए विदेश में भेजा जाता, तो क्या होता कि जो कुछ लोग मना करते सैनिक लोग कि हम विदेश नहीं जाएंगे, उनको फांसी पर टांग दिया गया कुछ लोगों को। कुछ लोग चले भी गए विदेश में, युद्ध करके वापस भी आ गए, तो फिर उनको इनके गांव वालों ने स्वीकार नहीं किया, भारतीयों ने स्वीकार नहीं किया कि आप तो समुद्र पार जा कर के आए हैं, आपका धर्म भ्रष्ट हो चुका है, आपको जाति से निकाल दिया जाता है, आपको गांव से निष्कासित कर दिया जाता है। उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता। तो सैनिकों में एक प्रकार से असंतोष भर गया अंग्रेज़ों के प्रति कि ये ऐसी ऐसी हमारे, तो इनको लगा कि इस तरीके से आप हमें विदेश भेजकर आप जानबूझकर हमारा धर्म भ्रष्ट करवाना चाहते हैं, ऐसा भारतीय सैनिकों को लगा। तो ये कुछ सैनिक कारण हुए। इसके बाद हम अब डायरेक्ट देखते हैं कि क्रांति की शुरुआत किस प्रकार से हुई, क्रांति को भड़काया किस कारण ने, किस कारण से क्रांति एकदम से जो धीरे धीरे असंतोष बढ़ रहा था वो एकदम से इतना कैसे बढ़ गया कि वो भड़क ही चुका, जिसे हम बोलते हैं तात्कालिक कारण। देखिए, छावनियों में सैनिक जो बंदूक यूज़ करते थे, जो बंदूक काम में लेते थे, उसे बोला जाता था ब्राउन बेस। लोहे की नली वाली ये बंदूक होती थी, ब्राउन बेस इसे बंदूक बोला जाता था। इसके स्थान पर अंग्रेज़ों ने क्या किया, एक नई राइफ़ल लॉन्च की, एक नई राइफ़ल सैनिकों को दी जिसे बोला गया एनफील्ड राइफ़ल। ब्राउन बेस बंदूकों के स्थान पर एनफील्ड राइफ़ल अंग्रेज़ों ने छावनियों में सैनिकों को थमा दी। तो अब इस एनफील्ड राइफ़ल में क्या सिस्टम था कि जो गोली भरी जाती, जो कारतूस होता है गोली, वो इसमें जब लोड करते हैं तो लोड करने से पहले उस कारतूस को मुंह से छीलना पड़ता था, मुंह से ऐसे करके छीलना पड़ता था उसका जो ऊपर वाला कवर हटाने के लिए। अब जो उसका कवर बना होता था उसमें ऐसी अफवाह फैल गई कि उसके कवर में गाय और सूअर की चर्बी का तेल लगाए। इस प्रकार की अफवाह यहाँ पर फैल गई सैनिक छावनियों में कि जो हम ये एनफील्ड राइफ़ल में जो कारतूस डाल रहे हैं, उस कारतूस का जो ऊपर वाला कवर हटाते हैं मुंह से छील करके, उस कवर पर गाय और सूअर की चर्बी का तेल लगा होता है, उसको चिकनाई बनाने के लिए, चिकनाई देने के लिए ग्रीस के रूप में। ऐसी यहाँ पर अफवाह फैल गई। ऐसी अफवाह फैलने से क्या प्रभाव पड़ा कि जो हिंदू सैनिक थे उनको लगा कि गाय की चर्बी होने के कारण, जैसे गाय को पवित्र माना जाता है हिंदू धर्म में, तो उनको लगा कि ये हमारा धर्म भ्रष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और सूअर की चर्बी की भी अफवाह फैल गई, तो मुस्लिम्स को भी लगा कि क्योंकि उनमें भी सूअर को काटना वर्जित होता है, सूअर को मारना, तो कुल मिलाकर के सभी सैनिकों को ऐसा लगा कि ये हमारा धर्म भ्रष्ट करने का एक सुनियोजित प्रयास कर रहे हैं, हम सभी को अपना धर्म भ्रष्ट करवा करके और ईसाई धर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ऐसा इनको लगा। तो ये सैनिकों के भड़कने का तात्कालिक कारण बना कारतूसों का प्रयोग। वैसे उस समय जब ये अलग से आपको फैक्ट बता रहा हूँ मैं कि उस समय जब सैनिकों ने इसकी शिकायत करी ना अपने अंग्रेज़ अधिकारियों से कि आपकी कारतूसों में इस प्रकार से गाय और सूअर की चर्बी का यूज़ हो रहा है जो कि हमारे लिए धर्म के अनुसार अच्छा नहीं है, जब इन्होंने इस प्रकार की शिकायतें की तो शुरू में तो अंग्रेज़ों ने, इन अधिकारियों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसके बाद सारी क्रांति भी होगी, सारी बातें होगी। काफ़ी समय बाद एक रिपोर्ट आई जिसमें वास्तव में इस बात को स्वीकारा गया कि जहाँ से ये ब्रिटेन से, यूरोप से जहाँ पर ये बनकर के आते थे कारतूस, वहाँ पर वास्तव में गाय की चर्बी का यहाँ पर यूज़ लेते थे। तो ये सच थी ये बात। वैसे दूसरा एक और अफवाह फैल गई सैनिकों के बीच कि सैनिकों के खाने के लिए जो आटा है उस आटे में भी हड्डियों का चूरा मिला है। ये भी एक अफवाह फैल गई, आटे में हड्डियों का चूरा। तो जो हिंदू वगैरह सैनिक थे उनके लिए ये धर्म भ्रष्ट होने जैसा ही था। तो इस प्रकार की अफवाहें फैल गई सैनिकों के बीच जो कि तात्कालिक कारण बनी क्रांति होने का। ठीक है, तो ये हमने देखे 1857 की क्रांति के कारण कि किन किन कारणों से क्रांति हुई। ठीक है, इन सभी कारणों से धीरे धीरे एक इतना बड़ा असंतोष बढ़ गया कि जब 1857 में मौका मिला सैनिकों को या आम जनता को या किसानों को, व्यापारी वर्ग को, सभी को, तो सभी ने क्रांति में अपना योगदान दिया। इस प्रकार का माहौल बन गया था, सभी एक प्रकार से असंतोष में थे अंग्रेज़ों के प्रति। तो ये हमने कारण देखे क्रांति के कि इन कारणों से क्रांति हुई। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं, कारणों से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं, इंडियन हिस्ट्री में भी पूछे जाते हैं, यहाँ भी आते हैं, एक दो बार एग्जाम में आए भी हुए हैं। और ये सारी बातें आपके लिए मुख्य परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, जो RAS मेंस होता है उसकी दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि
1857 की क्रांति के क्या कारण रहे, इंडियन हिस्ट्री के रेफरेंस में भी और राजस्थान हिस्ट्री के रेफरेंस में भी। अब नेक्स्ट हम डायरेक्ट क्रांति की शुरुआत करते हैं, इनकी घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं, क्रांति की घटनाएं किस प्रकार से हुई, विशेष राजस्थान के संदर्भ में, क्योंकि हम राजस्थान का ही इतिहास पढ़ रहे हैं अभी। घटनाओं के बारे में देखते हैं। देखिए 1857 की क्रांति के समय मैंने आपको बताया राजस्थान का जो एजीजी था, भारत में गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग, और राजस्थान में एजेंट टू गवर्नर जनरल एजीजी थे पैट्रिक लॉरेंस, इनके बारे में मैंने आपको बताया था। उसके अलावा संधि के अनुसार अलग अलग रियासतों में अंग्रेज़ों ने पॉलिटिकल एजेंट भी अपने नियुक्त कर रखे थे। 5-6 रियासतों के पॉलिटिकल एजेंट मैंने आपको बताए थे। 5-6 छावनियाँ भी बताई थी, 6 छावनियाँ थी उस समय राजस्थान के क्षेत्र में। तो उन छावनियों में कौन कौन सी सैनिक टुकड़ियाँ थी उसके बारे में भी बताया था पिछले लेक्चर में मैंने आपको। तो उस सब से हम शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या हुआ कि भारतीय स्तर पर ही बात करते हैं, इंडियन लेवल पर ही, कि क्रांति की योजना बनी थी एक बाकायदा। इंडियन हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं लंदन में योजना बनी थी, क्रांति की योजना बनी थी। उस योजना के अनुसार 31 मई 1857 को क्रांति होना सुनिश्चित किया था कि 31 मई 1857 को संपूर्ण देश में एक साथ क्रांति की जाएगी, ऐसी योजना निर्धारित की गई थी। लेकिन परिस्थितियां इस प्रकार की हो गई, जो मैंने आपको बताया कि कारतूस वाली घटना इस प्रकार की हो गई कि समय से पहले ही क्रांति भड़क उठी। हुआ क्या कि बैरकपुर छावनी में सैनिक थे मंगल पांडे, बैरकपुर बंगाल क्षेत्र में है। इस बैरकपुर छावनी के सैनिक मंगल पांडे ने थोड़ा संयम नहीं रखा और क्रांति की जो निर्धारित तिथि थी उससे पूर्व ही क्रांति करने की सोची। वैसे इन्होंने तो क्या क्रांति करने की सोची, इनका झगड़ा हो गया यहाँ पर जो अंग्रेज़ अधिकारी थे उनके साथ, वही कारतूस वाली बात को लेकर के। तो मंगल पांडे ने क्या किया कि 29 मार्च को ही लगभग 31 मई से जैसे 2 महीना पहले लगभग जो निर्धारित तिथि थी, तारीख थी जो निर्धारित क्रांति की, उससे करीब 2 महीना पहले 29 मार्च 1857 को ही मंगल पांडे ने अपनी बैरकपुर छावनी में 2 अंग्रेज़ अधिकारियों को मार दिया। कारतूस वाली बात को लेकर के इनका झगड़ा हो गया 2 अंग्रेज़ अधिकारियों के साथ। उनका नाम भी मिलता है ह्यूसन और बाग, ठीक है। इन दोनों को अंग्रेज़ अधिकारियों को मंगल पांडे ने मार दिया 29 मार्च को। 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी भी दे दी गई। तो मंगल पांडे को जब फांसी दे दी गई तो इसकी और ज़्यादा विरोध भड़क गया सारे देश में। क्रांति के और ज़्यादा उत्साहित हो गए सैनिक क्रांति करने के लिए। तो फिर 10 मई को मेरठ की छावनी से, मेरठ में जो सैन्य छावनी थी वहाँ से 10 मई को क्रांति की सिस्टमेटिक तरीके से शुरुआत हो गई। ये तो पहले की एक घटना थी, लेकिन इसके बाद क्रांति की जो शुरुआत हुई सुव्यवस्थित तरीके से वो 10 मई 1857 को हो पाई मेरठ की सैनिक छावनी से। 10 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत होगी मेरठ की छावनी से। मेरठ की छावनी के सैनिक मेरठ में विद्रोह करके आगे दिल्ली की ओर कूच कर गए। दिल्ली जा कर के इन्होंने बहादुर शाह जफ़र को अपना नेता चुना। बहादुर शाह जफ़र जो बहादुर शाह द्वितीय थे, हालांकि वो उस समय इतने ज़्यादा सक्षम नहीं थे, काफ़ी बुजुर्ग भी थे। तो इन्होंने अपने सेनापति बख्त खां को अपना स्थान दे करके इनका नेता बना दिया। वहाँ से फिर वो बरेली और आगे अन्य भारत के अलीगढ़ अन्य हिस्सों में क्रांति करने के लिए आगे आगे सैनिक बढ़ते चले गए। फिर पूरे देश में धीरे धीरे क्रांति शुरू हो गई। तो इसी प्रकार ये क्रांति बढ़ते 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 राजस्थान के क्षेत्र में भी पहुंची। उस पर हम बात करते हैं कि राजस्थान में ये कहाँ पर किस किस प्रकार से क्रांति की घटनाएं हुई, वो हम देखते हैं। अब ये मैंने आपको बता दिया कि शुरुआत इसकी किस प्रकार से हुई। 10 मई को मेरठ से शुरुआत हो गई थी। तो राजस्थान में क्रांति की शुरुआत जो हुई वो नसीराबाद छावनी से हुई। मैंने आपको छावनियाँ बताई थी सारी की सारी, उसमें जो नसीराबाद छावनी थी यहाँ पर सबसे पहले क्रांति हुई राजस्थान की। यदि हम बात करें तो नसीराबाद छावनी में हुआ क्या कि नसीराबाद में जैसे उस समय मैंने आपको बताया कि राजस्थान के जो एजीजी थे राजपुताना के, वो पैट्रिक लॉरेंस थे। पैट्रिक लॉरेंस का कार्यालय वैसे तो अजमेर में ही होता था, लेकिन गर्मियों के समय वो अपना कार्य माउंट आबू से करते थे। गर्मियों के समय माउंट आबू में कार्यालय होता था और सर्दियों में अजमेर में इनका कार्यालय होता था। तो मई 1857 की बात है, तो गर्मियाँ थी उस समय। तो एजीजी जब ये क्रांति की घटना हुई उस समय माउंट आबू में थे। तो माउंट आबू में 19 मई को इनको मेरठ की क्रांति की सूचना मिली कि मेरठ में क्रांतिकारियों ने विद्रोह कर दिया है
और अब आपने यहाँ राजपूताना में जो सैनिक छावनियाँ हैं वहाँ पर थोड़ी शांति व्यवस्था बनाने का प्रयास कीजिए, विद्रोहियों को दबाने का प्रयास कीजिए कि इस प्रकार से व्यवस्था कायम कीजिए कि यहाँ पर अब विद्रोह ना हो जाए। ऐसी इनके पास सूचना आई एजीजी के पास माउंट आबू में 19 मई को। 19 मई को सूचना आते ही इन्होंने क्या किया कि 23 मई को 2-3 दिन के अंदर 23 मई को राजस्थान के सभी राजा महाराजाओं को पत्र लिखे। पत्र में लिखा कि यहाँ पर कभी भी सैनिक विद्रोह हो सकता है, आप थोड़ा अपनी रियासतों में शांति व्यवस्था बनाने का प्रयास कीजिए, थोड़ी पहले तैयारी करके रखिए। इस प्रकार से पत्र लिखा, उनको चेताया, एक प्रकार से सावधान किया क्रांति के प्रति। एजीजी ने यहाँ के राजा महाराजाओं को 23 मई को पत्र लिखा। तो ये तो बातें हुई, और पत्र लिखने के साथ क्या किया, इसके अलावा अजमेर को इन्होंने बहुत ज़्यादा सुरक्षित किया। अजमेर को सुरक्षित करने का कारण क्या था कि अजमेर में जो था वो इनका सारा गोला बारूद और शस्त्रागार और सारी संपत्ति जो अंग्रेज़ों की थी वो अजमेर में थी। अजमेर का हम पढ़ते हैं मैगजीन फोर्ट, अकबर का किला जो है, अजमेर में जो अकबर का किला है उसमें अंग्रेज़ों ने अपना सारा शस्त्रागार रखा हुआ था, सारे गोला बारूद, अपनी संपत्ति, खजाना अंग्रेज़ों का सारा अजमेर के मैगजीन फोर्ट में था। तो इस कारण से एजीजी ने एक तो पत्र लिख के सभी राजा महाराजाओं को सावधान किया, दूसरा अजमेर को सुरक्षित किया। बाहर से भी 2-3 प्रकार की सेनाएं इन्होंने अजमेर में बुलवाई। अब क्या हुआ देखिए, अजमेर को सुरक्षित करने के चक्कर में एजीजी ने क्या किया, नसीराबाद भी अजमेर में ही है, तो नसीराबाद अजमेर मुख्यालय से इतना ज़्यादा दूर नहीं है। तो अजमेर में एक सैनिक टुकड़ी थी पहले से, 15वीं नेटिव इन्फेंट्री, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का मतलब होता है पैदल सेना। एक घुड़सवार सेना होती है, पैदल सेना होती है, अलग अलग प्रकार की सेनाएं होती है। नेटिव इन्फेंट्री का मतलब होता है पैदल सेना। तो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी अजमेर में। एजीजी को लगा कि ये सैनिक जो है ये पहले से अजमेर में है, यहाँ के माहौल से भी परिचित है, तो कहीं ये अजमेर को ना लूट लें, अजमेर में जो इनका खजाना है, जो गोला बारूद है, ये इनके हाथ ना लग जाए। तो इन्होंने क्या किया, इस 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को नसीराबाद स्थानांतरित कर दिया, इनको नसीराबाद भेज दिया, और अजमेर में बाहर से और सेनाएं बुला ली अजमेर की सुरक्षा के लिए। जैसे एक मेर बटालियन बुलवा ली ब्यावर से, दूसरा डीसा से, डीसा गुजरात में है, डीसा से इन्होंने अंग्रेज सैनिक भी बुला लिए, क्योंकि इन छावनियों में ज़्यादा भारतीय सैनिक होते थे, यूरोपियन या अंग्रेज सैनिक इतने ज़्यादा नहीं होते थे, ज़्यादा भारतीय सैनिक ही होते थे। तो एजीजी ने क्या किया, अजमेर की सुरक्षा के लिए जो पहले से यहाँ पर मौजूद सैनिक टुकड़ी थी उसको तो नसीराबाद शिफ्ट कर दिया, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को, और अजमेर में 2 सेनाएं बुला ली, एक मेर बटालियन ब्यावर से और डीसा गुजरात से अंग्रेज सैनिकों की एक टुकड़ी बुलवा ली। अब क्या हुआ कि जब ये सैनिक 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक नसीराबाद आ गए तो इनको थोड़ा डाउट हुआ, इनको थोड़ा शक हुआ, इनको लगा कि अंग्रेज़ों को हमारे ऊपर विश्वास नहीं है, भाई इनको अजमेर को सुरक्षित रखना है, अजमेर में इनका खजाना है, अजमेर को सुरक्षित रखना है, तो हम क्या सुरक्षित रख नहीं सकते, इनको ऐसा लगा। तो इनको शक हुआ, डाउट हुआ कि अंग्रेज़ों को हमारे ऊपर अब विश्वास नहीं रहा। इस प्रकार का थोड़ा अंग्रेज विरोधी माहौल इनमें बढ़ने लगा। फिर धीरे धीरे इनको भी 1-2 दिन में इन्हें भी विद्रोह की सूचना मिल गई, और वो घटना यहाँ पर भी हो गई जो कारतूस वाली मैंने आपको बताई थी। कारतूस वाली अफवाह यहाँ भी फैल गई नसीराबाद में 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सामने। दूसरा, मेरठ में विद्रोह हो चुका है, ऐसी बातें भी यहाँ आ गई। तो इन्होंने भी फिर 28 मई को नसीराबाद छावनी में विद्रोह की शुरुआत कर दी। ठीक है, 28 मई 1857 को नसीराबाद में फिर 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने भी विद्रोह कर दिया। इनके साथ 30वीं टुकड़ी और थी, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की 30वीं टुकड़ी, अर्थात 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ये भी थी। इन दोनों ने मिलकर के 28 मई 1857 को नसीराबाद सैनिक छावनी में विद्रोह कर दिया, छावनी को लूटा, 2 अंग्रेज अधिकारियों को भी मार दिया। छावनी को लूट लिया, सारे गोला बारूद शस्त्रागार सारा लूट लिया छावनी का, 2 अंग्रेज अधिकारियों को मार करके और सीधा दिल्ली की ओर कूच कर गए। 2 अंग्रेज अधिकारी जो यहाँ पर नसीराबाद में मारे गए उनके नाम याद रखना, सपोटिश वुड और दूसरा था न्यूबरी। ये 2 अंग्रेज अधिकारी नसीराबाद में
सैनिकों के द्वारा मारे गए और छावनी को लूट करके 28 मई 1857 को ये सैनिक आगे दिल्ली की ओर कूच कर गए। ठीक है, तो ये हुआ नसीराबाद में सैनिक छावनी की मतलब विद्रोह की घटना। इस प्रकार से नसीराबाद में विद्रोह हुआ। विद्रोह की शुरुआत किस प्रकार से हुई मैंने आपको यहाँ पर बताई। अजमेर को सुरक्षित करने के क्रम में एजीजी ने इनके सैनिकों को ट्रांसफ़र किया और ये सारी घटनाएं हुई। 2 अंग्रेज़ अधिकारी भी मारे गए। याद रखना, क्वेश्चन आ जाता है कि इन अंग्रेज़ अधिकारियों की मौत किस स्थान पर हुई, ये किस सैनिक छावनी से संबंधित है, या नसीराबाद में कौन से अंग्रेज़ अधिकारी मारे गए, और भी आगे आएंगे। काफ़ी अंग्रेज़ों के नाम इसमें हम पढ़ते हैं। मैंने आपको पॉलिटिकल एजेंट बताए पहले, एजीजी वगैरह है, तो अंग्रेज़ों के नाम में कंफ्यूज मत होना आप, अच्छे से याद रखना इनको। स्पॉटिशवुड और न्यूबरी नसीराबाद में मारे गए। ठीक है, तो ये हुआ नसीराबाद सैनिक छावनी का घटनाक्रम। नेक्स्ट हम देखते हैं नीमच। मैंने आपको छावनी बताई थी एक, नीमच छावनी वर्तमान मध्य प्रदेश में है, लेकिन उस समय जो नीमच छावनी पर नियंत्रण था वो मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट शावर्स का ही था। ठीक है, मेवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट मैंने आपको शावर्स बताया था उसी का नियंत्रण था नीमच छावनी पर भी। तो नीमच में क्या हुआ कि जब मेरठ और नसीराबाद की घटनाएं हो गई, मेरठ और नसीराबाद की घटनाओं का नीमच के सैनिकों को भी पता चल गया, तो फिर इन्होंने भी विद्रोह कर दिया। 3 जून 1857 को नीमच के सैनिकों ने यहाँ पर विद्रोह कर दिया, मेरठ और नसीराबाद होने के बाद। ठीक है, 3 जून 1857 को विद्रोह करके ये सैनिक आगे नीमच से फिर देवली पहुँचे। देवली भी मैंने आपको एक छावनी बताई थी, देवली टोंक। नीमच छावनी को लूटा पहले, नीमच में विद्रोह किया, उसके बाद फिर देवली में गए, देवली छावनी को भी लूटा। देवली से फिर आगे टोंक और कोटा होते हुए ये दिल्ली की ओर कूच कर गए। ठीक है, अब नीमच में घटनाक्रम किस प्रकार से हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब मतलब नीमच में जो छावनी का जो मुखिया था, अंग्रेज अधिकारी था जो नीमच में, उसका नाम था कर्नल एबोट। नीमच में कर्नल एबोट था छावनी का अधिकारी। तो कर्नल एबोट ने क्या किया, कर्नल एबोट ने सोचा कि यहाँ के सैनिक विद्रोह ना कर दे, तो इसने क्या किया कि सैनिकों को बुलाया और बोला कि आप अपने धर्म ग्रंथों की शपथ खाइए, कसम खाइए, शपथ लीजिए अपने धर्म ग्रंथों की कि हम अंग्रेजी सरकार के प्रति, कंपनी सरकार के प्रति वफादार रहेंगे, कंपनी के प्रति विद्रोह नहीं करेंगे। ऐसा इन्होंने कहा कर्नल एबोट ने। तो जैसे हिंदू जो थे उनको गीता और गंगा की कसमें खुआई गई, और मुस्लिम जो सैनिक थे उनको कुरान, ऐसे धर्म ग्रंथों की इनको शपथ लेने को कहा कर्नल एबोट ने यहाँ के सैनिकों को। तो एक सैनिक थे यहाँ पर मोहम्मद अली। मोहम्मद अली ने इनका विरोध किया। मोहम्मद अली ने बोला कि हम आपके प्रति क्यों वफादार रहें जब आप ही हमारे प्रति वफादार नहीं रहते। आपने संधियां की थी राजा महाराजाओं के साथ कि आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन आपने तो किया, तो वफादार तो आप भी नहीं हो, अपनी बात के पक्के तो आप भी नहीं हो, फिर हम क्यों रहें। दूसरा, अवध के साथ देखिए आपने क्या किया। अवध को आपने कुशासन का आरोप लगा करके अपने राज्य में मिला लिया, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। तो आप जब वफादार नहीं हो तो हमसे वफादारी की उम्मीद क्यों करते हो। ऐसा मोहम्मद अली ने विरोध किया। कर्नल एबोट का जो ये करवा रहे थे, शपथ लेने का काम करवा रहे थे कर्नल एबोट, उसका मोहम्मद अली ने विरोध किया। तो उस समय तो कर्नल एबोट ने जैसे तैसे करके मोहम्मद अली को शांत कर दिया, लेकिन फिर 3 जून को इन्होंने विद्रोह को भड़का दिया। मोहम्मद अली और एक और व्यक्ति थे इनके साथ, हीरा नाम था उनका। मोहम्मद अली और हीरा, ये 2 व्यक्ति थे। इन्होंने विद्रोह को भड़का दिया 3 जून को 1857 को नीमच छावनी में। नीमच छावनी को लूटा, फिर आगे देवली छावनी में गए, वहाँ उनको भी लूटा। फिर टोंक गए, टोंक के भी जो नवाब के सैनिक थे, जो उनके राजकीय सेना थी नवाब की, वो भी इनके साथ मिल गए। फिर वहाँ से आगे दिल्ली तक पहुँच गए। तो ये नीमच छावनी का घटनाक्रम हुआ। अब इस दौरान क्या हुआ कि नीमच छावनी में जब इन्होंने विद्रोह किया तो
नीमच छावनी से कुछ अंग्रेज अधिकारी और उनके परिवार के कुछ लोग, कुल 40 लोग थे, बच कर के भाग गए। नीमच देखिए राजस्थान के मध्य प्रदेश जो दक्षिण पूर्व हिस्से में पड़ता है, तो नीमच से भाग करके ये लोग चित्तौड़गढ़ क्षेत्र की ओर आ गए, जो वर्तमान चित्तौड़गढ़ है अपना, वहाँ पर आ गए। चित्तौड़गढ़ में एक स्थान है, गांव है डूंगला। डूंगला गांव में इन्होंने, एक व्यक्ति था रूगाराम, डूंगला गांव में रूगाराम के घर पर शरण ली 40 अंग्रेज अधिकारियों ने। ठीक है, 40 अंग्रेजी थे, अंग्रेज लोग थे, कुछ उनके परिवार के लोग थे, कुल 40 लोग थे। तो 40 लोगों ने रूगाराम के यहाँ शरण ली, डूंगला गांव चित्तौड़गढ़ में, ये चित्तौड़गढ़ में है। डूंगला गांव चित्तौड़गढ़ में रूगाराम के यहाँ शरण ली। यहाँ से फिर शावर्स ने, जो कैप्टन शावर्स था मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट, इसने यहाँ से इनको फिर मुक्त करवाया और इनको उदयपुर भेज दिया। फिर यहाँ से इनको मुक्त करवा के उदयपुर भेज दिया। उदयपुर में फिर महाराणा स्वरूप सिंह ने इनकी रक्षा की। महाराणा स्वरूप सिंह ने क्या किया, इनको पिछोला झील जो थी अपनी, पिछोला झील पर जो जग मंदिर बना हुआ है, पिछोला झील पर जग मंदिर में इनको शरण दी। और एक व्यक्ति था गोकुल चंद मेहता, इसको इनकी जिम्मेदारी सौंपी गई। ये सारे के सारे फैक्ट है, आपको याद रखने हैं। नीमच छावनी से भागे हुए अंग्रेज डूंगला गांव में रूगाराम के यहाँ शरण ली। वहाँ से शावर्स ने इनको मुक्त करवाया, उदयपुर भेजा। उदयपुर में फिर महाराणा स्वरूप सिंह ने पिछोला झील पर बने हुए जग मंदिर के महलों में इनको शरण दी और इसकी जिम्मेदारी गोकुल चंद मेहता नाम के एक व्यक्ति को सौंपी गई। सारे के सारे फैक्ट हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, आए हुए हैं। ये रूगाराम, इस किसान का नाम भी पूछा जाता है, व्यक्ति था ये वहाँ का। तो जग मंदिर में इनको शरण दी। ये एक फैक्ट की हमने बात की, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। तो नीमच छावनी के सैनिक विद्रोह करके नीमच से देवली टोंक होते हुए दिल्ली तक पहुंच गए। बाद में अंत में क्या हुआ कि 6 जून को, 3-4 दिन के बाद, पहले तो इनका पीछा किया था कुछ लोग, जैसे जोधपुर से कार्नवालिस आए थे। जोधपुर से कार्नवालिस ने, कैप्टन कार्नवालिस थे अंग्रेज़ों के, इन्होंने नीमच छावनी के सैनिकों का, विद्रोही सैनिकों का पीछा किया था, मगर पकड़ नहीं पाए। पहले तो उनको रोकने में असफल रहे, लेकिन बाद में 6 जून को वापस से नीमच छावनी पर अधिकार हो गया था अंग्रेज़ों का। मेवाड़, कोटा, बूंदी, इन सभी सेनाओं ने मिलकर के, अंग्रेज़ों ने इन सभी सेनाओं का साथ लेकर के अंत में 6 जून को नीमच छावनी पर अधिकार कर लिया था, विद्रोह को दबा दिया था। तो ये हमने देखी नीमच की घटना। नेक्स्ट बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट है, मेजर पार्ट है राजस्थान के संदर्भ में 1857 की क्रांति का, वो है एरिनपुरा का विद्रोह या फिर आउवा का विद्रोह। आउवा में किस प्रकार से घटना हुई, एरिनपुरा छावनी मैंने आपको बताई थी। एरिनपुरा में जोधपुर लीजियन तैनात थी। तो एरिनपुरा में जोधपुर लीजियन के इन सैनिकों ने 23 अगस्त को, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एरिनपुरा, 23 अगस्त 1857 को विद्रोह कर दिया। और विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, आगे चलकर विद्रोह की शुरुआत किसने की, तो 3 नाम यहाँ पर आप याद रखना। मोती खां, शीतल राम नहीं, शीतल प्रसाद है, शीतल प्रसाद, मोती खां और तिलक राम, इन 3 सैनिकों ने विद्रोही सैनिकों का नेतृत्व किया। एरिनपुरा में क्रांति की, छावनी को लूटा और फिर आगे दिल्ली की ओर बढ़ गए। अब दिल्ली की ओर बढ़ने के क्रम में रास्ते में एक पाली के पास खैरवा गांव है, खैरवा गांव है पाली के पास, एरिनपुरा पाली में ही है। तो एरिनपुरा से जब ये सैनिक छावनी को लूटने के बाद 23 अगस्त को विद्रोह करने के बाद जोधपुर लीजियन के सैनिक इनके नेतृत्व में आगे दिल्ली की ओर बढ़ रहे थे, तो रास्ते में खैरवा गांव पाली के पास एक व्यक्ति इनको मिले जो कि राजस्थान की क्रांति में काफ़ी महत्वपूर्ण है। व्यक्ति का नाम था कुशाल सिंह चंपावत। कुशाल सिंह चंपावत, ये आउवा ठिकाने के ठाकुर थे, आउवा के ठाकुर थे।
आहुआ एक ठिकाना है, मारवाड़ का ठिकाना था। वहाँ के ये ठाकुर थे कुशाल सिंह चंपावत, इनसे इनकी मुलाकात हुई विद्रोही सैनिकों की। अब आगे क्रांति ने किस प्रकार से मोड़ लिया वो बात करते हैं। अब बहुत सारा घटनाक्रम इन्हीं के इर्द गिर्द केंद्रित रहा। अब ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के सैनिकों की मुलाकात कुशाल सिंह चंपावत से हुई। अब कुशाल सिंह चंपावत क्या है कि जोधपुर महाराजा से रुष्ट थे, इनकी नाराज़गी जोधपुर महाराजा के प्रति ज़्यादा थी, तख्त सिंह के प्रति। तत्कालीन जो जोधपुर महाराजा थे तख्त सिंह, उन्होंने तख्त सिंह ने क्या किया कि इन ठाकुर की जो जागीरें हैं वो मनमाने तरीके से, गलत तरीके से जब्त कर ली थी। कुशाल सिंह चंपावत की जागीर तख्त सिंह ने, तो ये फिर महाराजा से नाखुश थे, नाराज़ थे तख्त सिंह से। और कुशाल सिंह चंपावत ने अंग्रेज़ों को भी बहुत बार अप्रोच किया। इन्होंने बोला अंग्रेज़ों को कि आप मध्यस्थता कीजिए मेरे और महाराजा के बीच में, कि मेरी जागीरें वापस दिलवाइए, लेकिन अंग्रेज़ों ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। तो ये अंग्रेज़ों से भी एक प्रकार से नाराज़ थे, दोनों से इनकी नाराज़गी थी। तो इस कारण इन्होंने क्या किया, विद्रोही जोधपुर लीजियन के जो विद्रोही सैनिक थे जो एरिनपुरा से चल रहे थे, उनसे मुलाकात के बाद इन्होंने उनका नेतृत्व करना स्वीकार किया। इन्होंने बोला कि आप क्रांति करना चाहते हो, इन्होंने बोला कि ठीक है आप क्रांति कीजिए, मैं आपका सहयोग करूंगा, आपको साथ दूंगा और आपका नेतृत्व भी करूंगा मैं। कुशाल सिंह चंपावत ने ऐसा बोला। अब कुशाल सिंह चंपावत के साथ नेतृत्व करना जब स्वीकार कर लिया तो इन्होंने अपने आसपास के कुछ एक और ठिकानेदारों को बुलाया, जो भी जिनकी भी अंग्रेज़ों के प्रति नाराज़गी थी और क्रांतिकारियों के प्रति जिनकी सहानुभूति थी। ऐसे कुछ एक और ठिकानेदार इन्होंने बुलाए आसपास से, उनके नाम आपको याद रखना है। किसको बुलाया, आसोप एक ठिकाना था, यहाँ से ठिकानेदार आए शिवनाथ सिंह। गुलर ठिकाना था, यहाँ से आए बिशन सिंह। आलणी आवास से आए अजीत सिंह। ठीक है, इसके अलावा ये तीन तो मारवाड़ के ठिकाने थे। मेवाड़ के भी कुछ ठिकानों से इन्होंने ठिकानेदार बुलाए, मेवाड़ के क्षेत्र से भी, जैसे सलूम्बर से ठिकानेदार बुलाया, कोठारिया से ठिकानेदार बुलाया। ये मेवाड़ के ठिकाने थे ये दोनों। कोठारिया वाले का नाम याद रखना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहीं पर इन्होंने बाद में शरण ली थी कुशाल सिंह चंपावत ने। जोध सिंह, ठीक है। ये कुछ और ठिकानेदार इनके साथ थे, जिन्होंने और भी कुछ ठिकाने थे जैसे लांबिया, आसिंद। तो इन सभी ने कुशाल सिंह चंपावत का साथ दिया। कुशाल सिंह चंपावत के साथ आकर के आहुआ में मिल गए अपनी अपनी सेना लेकर के। तो कुल मिलाकर के ये सारे लोग, सारे ठिकानेदार मिलकर के इन्होंने 6000 सैनिकों की एक बड़ी सेना बना ली। 6000 सैनिक इकट्ठा हो गए ये सारे के सारे मिलकर के। अब इतने ज़्यादा सैनिक जब इकट्ठा हो गए और फिर जब एजीजी को इस बात का पता चला कि आहुआ में इतने सारे क्रांतिकारी इकट्ठा हो चुके हैं हमारे खिलाफ, तो एजीजी ने तख्त सिंह को बोला कि आप जाइए और इनका दमन कीजिए। विद्रोह इनको दबाने के लिए, इन क्रांतिकारियों को दबाने के लिए एजीजी ने तख्त सिंह को आदेश दिए। तो तख्त सिंह ने सेना भेजी अपनी इनके खिलाफ आहुआ में। तख्त सिंह ने अपनी सेना भेजी ओनाड़ सिंह और हीथकोट। ये हीथकोट अंग्रेज अधिकारी था और ओनाड़ सिंह वहाँ का तख्त सिंह का किलेदार था। ओनाड़ सिंह और हीथकोट के नेतृत्व में अपनी सेना भेजी, राजकीय सेना भेजी जोधपुर महाराजा तख्त सिंह ने आहुआ में क्रांतिकारियों को दबाने के लिए, लेकिन ये लोग हार गए। आहुआ में आए ये 8 सितंबर को इन्होंने युद्ध किया। 23 अगस्त को तो वो चले थे क्रांति करके आहुआ से, एरिनपुरा से। तो 8 सितंबर 1857 को इनके बीच युद्ध हुआ बिथोरा नामक स्थान पर, जिसे बोला जाता है बिथोरा का युद्ध। 8 सितंबर 1857 को हुआ। जोधपुर महाराजा ने अपनी सेना भेजी ओनाड़ सिंह और हीथकोट के नेतृत्व में। सामने इनके कौन थे, वही कुशाल सिंह चंपावत और सभी उनके सेना क्रांतिकारी। कुशाल सिंह प्लस उनके सारे क्रांतिकारी साथी जो थे, इनके बीच युद्ध हुआ 8 सितंबर 1857 को बिथोरा नामक स्थान पर। जीते कौन, कुशाल सिंह और इनकी सेना जीती। ओनाड़ सिंह मारा गया, हीथकोट भी मारा गया। इनको मार करके इनकी सेना को लूट लिया। सेना के पास जो भी तोपें वगैरह थी, जो भी हथियार थे, जो भी पैसे थे,
वो सारे लूट करके अपने पास रख लिए और इनके जो नेतृत्वकर्ता थे सेना के उनको मार दिया गया। तो ये युद्ध इन्होंने जीत लिया, काफ़ी बड़ी जीत थी ये इनके लिए। फिर एक युद्ध ये जीत गए तो अब क्या होगा, अब एजीजी ने पहले तख्त सिंह को आदेश दिया कि आप अपनी सेना भेजिए और इनको दबाइए, तो उससे तो हुआ नहीं। फिर अब एजीजी खुद आएगा, दूसरा एक और युद्ध हुआ, उसमें एजीजी खुद आया, अब स्वयं आया एजीजी। दूसरा इनके बीच युद्ध हुआ चेलावास का युद्ध। चेलावास नामक स्थान पर युद्ध हुआ, चेलावास का युद्ध 18 सितंबर को, 18 सितंबर 1857 को। इसमें एक तो एजीजी खुद आया अजमेर से, अजमेर में था, एजीजी खुद आया अजमेर से एक तो। दूसरा मेवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट था मेक मोशन, ये जोधपुर से आया, सॉरी मारवाड़ का जो जोधपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट था मेक मोशन, ये आया। तो ये दोनों अपनी अपनी सेना लेकर के आउवा में पहुंचे। चेलावास नामक स्थान पर युद्ध हुआ इनके बीच और इस युद्ध में भी अंग्रेज़ों की एजीजी और मेक मोशन की हार हुई और कुशाल सिंह और उनके साथ जो क्रांतिकारी थे उनकी जीत हुई। इस युद्ध में क्या हुआ, जो जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट था मेक मोशन ये मारा गया, एजीजी वापस अजमेर लौट गया। ठीक है, युद्ध हारता देख करके एजीजी वापस अजमेर लौट गया और क्रांतिकारियों ने मेक मोशन को मार दिया। मेक मोशन को मार करके उसका सर अलग किया, सर काट दिया उसका, और सर काट करके सारे आउवा में घुमाया और फिर आउवा का जो किला है उस किले के ऊपर टांग दिया, उसके गेट पर ऊपर। तो काफ़ी ये चर्चित रहा ये मुद्दा, आउवा में भी पॉलिटिकल एजेंट को मार दिया, तो ये बड़ी बात हो गई थी। इनकी संयुक्त सेना को इन्होंने हरा दिया, तो ये एक बहुत बड़ी जीत थी कुशाल सिंह की और उनके साथ के क्रांतिकारियों की। ठीक है, इसे गोरे और कालों का युद्ध भी बोलते हैं, गोरे कालों का युद्ध या काले गोरों का युद्ध, एक ही बात है। अर्थात एक तरफ ये गोरे थे, अंग्रेज थे, और दूसरी तरफ अश्वेत थे, क्रांतिकारी थे कुशाल सिंह चंपावत के नेतृत्व में, आउवा के ठाकुर के नेतृत्व में। ये चेलावास का युद्ध हुआ। अब यहाँ से आगे क्या घटना हुई, तारीख मैंने आपको इसकी बता दी, 18 सितंबर को हुआ। पहला 8 सितंबर को बिथोरा का युद्ध, उसमें ओनाड सिंह और ईतकोट मारे गए। दूसरा चेलावास का युद्ध 18 सितंबर को, दोनों युद्ध क्रांतिकारियों ने जीते कुशाल सिंह के नेतृत्व में। ठीक है, और इसके बाद अब क्या हुआ, 18 सितंबर को दूसरा युद्ध हो गया। अब 18 सितंबर के बाद 10 अक्टूबर को ये क्रांतिकारी आउवा से फिर दिल्ली की ओर कूच कर गए। कुछ तो आउवा में ही रुक गए, कुछ एक ने दिल्ली की ओर कूच किया। तो इनका नेतृत्व किया आसोप के ठाकुर ने, आसोप के जो शिवनाथ सिंह थे, इन्होंने इनका नेतृत्व किया। दिल्ली की ओर कूच कर गए और भी थोड़ी सेना लेकर के आगे चले थे दिल्ली की ओर। तो रास्ते में हरियाणा होते हुए दिल्ली की तरफ गए, तो रास्ते में एक तो इन्होंने रेवाड़ी पर अधिकार कर लिया। ठीक है, रेवाड़ी में अंग्रेज़ों को मारा, लूटपाट मचाया, अधिकार किया। दूसरा, रेवाड़ी से आगे जब ये बढ़े तो नारनौल के निकट ब्रिगेडियर गेराल्ड इनके सामने सेना लेकर के पहुंच गए। अंग्रेज अधिकारी थे। ब्रिगेडियर गेराल्ड यहाँ पर नारनौल के निकट सेना लेकर के पहुंच गए। इस युद्ध में फिर ये क्रांतिकारी हार गए। ठीक है, जिनका नेतृत्व आसोप के ठाकुर कर रहे थे। यहाँ पर इन क्रांतिकारियों को हार का सामना करना पड़ा। 16 नवंबर को नारनौल के निकट युद्ध हुआ इनके बीच, ब्रिगेडियर गेराल्ड की सेना और ये क्रांतिकारी जो दिल्ली की तरफ जा रहे थे रेवाड़ी को लूट करके। 16 नवंबर को ये हार गए। ठीक है, तो ये तो इनकी घटना हुई। 10 अक्टूबर को यहाँ से चले थे। इसके बाद दूसरी तरफ क्या हुआ, दूसरी तरफ आउवा में क्या स्थिति है देखिए। आउवा के बारे में मैंने आपको बताया कि 2 यहाँ पर युद्ध हो चुके हैं, दोनों क्रांतिकारी जीत गए। अब फिर कौन आएगा, सबसे पहले एजीजी ने तख्त सिंह को आदेश दिया, उन्होंने अपनी राजकीय सेना भेजी, वो भी हार गया। फिर एजीजी खुद आया, वो भी हार गया। अब कौन बचा फिर, अब खुद गवर्नर जनरल आएगा। देखिए, भारत के गवर्नर जनरल को खुद को आना पड़ा, वो खुद तो नहीं आए लेकिन उन्हें भेजना पड़ा अपने आदमी को। गवर्नर जनरल कैनिंग ने कर्नल होम्स को भेजा, एक बड़े अंग्रेज अधिकारी को, कर्नल होम्स को बहुत बड़ी सेना लेकर के भेजा आउवा में कि जाइए अब आप उनका दमन कीजिए, विद्रोह को वहाँ पर दबाइए। आउवा में कर्नल होम्स को जब गवर्नर जनरल कैनिंग ने भेजा तो इन्होंने 20 जनवरी को
20 जनवरी 1858 हो गया। अब 20 जनवरी को आउवा के किले को घेर लिया। उसके बाद 2-3 दिन तक घेरे रखा, थोड़ी बहुत छुटपुट लड़ाइयाँ होती रही। फिर 23 जनवरी को खुशहाल सिंह यहाँ पर पीछे के रास्ते से यहाँ से बचकर जाने में सफल रहे। पीछे के रास्ते से बचकर निकल गए 23 जनवरी को, और किले की जिम्मेदारी सौंप दी यहाँ पर पृथ्वी सिंह को। अपने छोटे भाई पृथ्वी सिंह को किले की जिम्मेदारी सौंप करके खुशहाल सिंह खुद चले गए। और फिर 24 जनवरी को, अगले दिन 24 जनवरी को अंग्रेज़ों ने किले पर अधिकार कर दिया। पृथ्वी सिंह मारे गए और सारे इन्होंने किले को लूट लिया, क्रांतिकारियों का दमन कर दिया, मार दिया उनको 24 जनवरी को कर्नल होम्स ने अपनी सेना के साथ। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो बात है कि किले में एक मंदिर था सुगाली माता का। किले के मंदिर में सुगाली माता की जो मूर्ति थी, ये बताते हैं कि चमत्कारिक मूर्ति थी। खुशहाल सिंह ने जो 2 युद्ध जीते वो इन्हीं माता के आशीर्वाद के कारण जीते, कि खुशहाल सिंह पर इन माता का आशीर्वाद था, इसी कारण उन्होंने अब तक युद्ध में सफलता प्राप्त की थी। तो ये जो सुगाली माता की मूर्ति है, इसको ये कर्नल होम्स अपने साथ अजमेर ले गया, यहाँ से उठा करके कर्नल होम्स अजमेर ले गए सुगाली माता की मूर्ति को। इनको सुगाली माता को क्रांतिकारियों की देवी बोला जाता है राजस्थान में, या फिर 1857 की क्रांति की देवी, 1857 की क्रांति की देवी या क्रांतिकारियों की देवी बोला जाता है। 10 सिर और 54 हाथ हैं इनके, 10 सिर और 54 हाथ वाली देवी बोला जाता है। 1857 की क्रांति की देवी बोला जाता है। इनकी मूर्ति को कर्नल होम्स आउवा के किले से उठा करके अजमेर ले गए, ठीक है। और इस प्रकार से किले पर अधिकार कर लिया उन्होंने। अब नेक्स्ट बात थोड़ी सी बस खुशहाल सिंह की हो रही है, फिर अपना ये टॉपिक ख़त्म। एरिनपुरा की छावनी ख़त्म है, एरिनपुरा में क्रांति ख़त्म, आउवा का किस्सा ख़त्म। देखिए क्या हुआ, यहाँ से आउवा के किले पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया। फिर जब मैंने बताया कि 20 जनवरी को इन्होंने किले पर घेरा डाला, 23 जनवरी को खुशहाल सिंह पीछे से रास्ते से निकल करके वहाँ से बचकर जाने में सफल हुए। फिर थोड़ा बहुत इधर उधर अंग्रेज़ों के खिलाफ़ ये लूटमार करते रहे। तो बाद में इन्होंने जो कोठारिया के, मैंने आपको ठाकुर बताए थे, इनके साथ सहायता करने के लिए आए थे, कोठारिया के जोध सिंह, मेवाड़ का था ये ठिकाना कोठारिया। यहाँ के सामंत जोध सिंह ने शरण दी फिर खुशहाल सिंह चंपावत को। ये इंपॉर्टेंट बात है कि खुशहाल सिंह चंपावत ने आउवा के बाद कहाँ पर शरण प्राप्त की, किसने इनको शरण दी, तो कोठारिया के जोध सिंह ने, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। फिर उसके बाद थोड़े समय के बाद 1860 में 8 अगस्त 1860 को नीमच में खुशहाल सिंह ने क्या किया, समर्पण कर दिया, खुद ही अंग्रेज़ों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। 8 अगस्त 1860 को नीमच में अंग्रेज़ों के समक्ष खुशहाल सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया। और अंग्रेज़ों ने इनके खिलाफ जांच करने के लिए मेजर टेलर की अध्यक्षता में आयोग बनाया, जिसे टेलर आयोग बोला गया। अंग्रेज़ों ने बोला कि आप इनके खिलाफ जांच कीजिए कि मैकमोसन मारे गए, हमारे पॉलिटिकल एजेंट, इनके खिलाफ युद्ध में और भी अनेक क्रांतिकारियों के द्वारा अंग्रेज़ों की नुकसान हुआ। 2 बार युद्ध हारे, हितकोट मारा गया, ओनाड सिंह मारा गया, ठीक है, इतना नुकसान हुआ अंग्रेज़ों का। तो इसकी मेजर टेलर की अध्यक्षता में टेलर आयोग बनाया अंग्रेज़ों ने जांच करने के लिए खुशहाल सिंह के खिलाफ। लेकिन इस आयोग ने क्या पाया कि खुशहाल सिंह निर्दोष है। इन्होंने पाया कि खुशहाल सिंह का अंग्रेज़ों के खिलाफ षड्यंत्र में कोई हाथ नहीं है। इन्होंने पाया कि खुशहाल सिंह तो जो है वो अपने महाराजा से नाराज़ थे, उनकी दुश्मनी अपने महाराजा से थी, अंग्रेज़ों के खिलाफ नहीं थी। तो इस कारण से इन्होंने इनको निर्दोष पाया। और फिर 10 नवंबर 1860 को बिना किसी शर्त के खुशहाल सिंह को इन्होंने रिहा कर दिया, छोड़ दिया, बरी कर दिया। तो ये खुशहाल सिंह का किस्सा हमने देखा। आउवा में किस प्रकार से क्रांति की घटनाएं हुई वो देखी, 2-3 युद्ध देखे। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये सारा चैप्टर था जो हमने कवर किया, एरिनपुरा की क्रांति, आउवा की क्रांति। तो आई होप आपको ये सारा समझ में आया होगा। आज हमने देखा कि क्रांति के कारण क्या हुए, किन कारणों से क्रांति हुई। उसके बाद 3 मुख्य छावनियों में क्रांति देखी, नसीराबाद, नीमच और
अब ये एरिनपुरा या फिर आउवा में क्रांति, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, पीछे भी एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो नेक्स्ट अब कुछ एक छोटी छोटी जगह और बची है क्रांति की, जहाँ पर थोड़ी थोड़ी घटनाएं हुई। उसके बाद क्रांति के परिणाम क्या हुए, क्रांति की असफलता के कारण क्या हुए, क्रांति का स्वरूप क्या था, क्रांति के बाद क्या क्या परिवर्तन हुए, इन सब पर और चर्चा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अपना 1857 क्रांति टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।